के कई हिस्सों में घने कोहरे का असर ट्रेनों की आवाजाही पर भी पड़ रहा है। दिल्ली आने वाली दुरंतो पूर्वा और संपर्क क्रांति एक्सप्रेस समेत 18 ट्रेनें कई घंटे देरी से चल रही। कोहरे के कारण रेलवे को ट्रेनों की गति धीमी करनी पड़ी, जिससे समय सारणी प्रभावित हो रही है। यात्रियों को घंटे तक प्लेटफॉर्म पर इंतजार करना पड़ रहा है, जिससे उनके सफर की योजनाएं बिगड़ रही हैं। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से आग्रह किया कि वो अपनी ट्रेन का स्टेटस ऑनलाइन या हेल्पलाइन के माध्यम से चेक करें। कोहरे की वजह से न केवल यात्री परेशान है, बल्कि ट्रेनों के संचालन और सुरक्षा पर भी असर पड़ रहा है। यात्रियों को सलाह दी गई कि वो अतिरिक्त समय लेकर स्टेशन पहुंचे और गर्म कपड़े का विशेष ध्यान रखें। हिमाचल प्रदेश में हो रही बर्फबारी ने जहां एक ओर पर्यटन प्रेमियों को आकर्षित किया, वहीं दूसरी ओर ये स्थानीय लोगों और सैलानियों के लिए समस्याएं पैदा कर रही है। दिल्ली एनसीआर से बड़ी संख्या में लोग नए साल के मौके पर बर्फबारी का आनंद लेने पहाड़ों की ओर रुख कर रहे हैं, लेकिन भारी बर्फबारी की वजह से राज्य में 134 सड़कें बंद हो गई, जिससे यातायात बाधित हो गया। मनाली में हजारों सैलानी फंसे हुए हैं, जिन्हें वापसी में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने शुक्रवार शाम को रविवार दोपहर तक राज्य के कुछ हिस्सों में और बर्फ बारिश का अनुमान जताया है। इसके चलते लोग वाहन जाम में फंस रहे हैं। हिमाचल प्रशासन ने स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए राहत कार्य तेज कर दिए, लेकिन पर्यटकों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। अल्लू अर्जुन के खिलाफ गिरफ्तारी मामले में फिल्म निर्माता दिलराजू ने जानकारी दी कि पूरी तेलंगाना फिल्म इंडस्ट्री मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मुलाकात करेगी। दिलराजू ने कहा कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इस मुद्दे पर हस्तक्षेप किया और उनका कहना है कि वो तेलंगाना फिल्म विकास निगम और सरकार के बीच सेतु का काम करेंगे। ये मुलाकात स्क्रीनिंग के दौरान हुई भगदड़ की घटना के बाद हो रही है, जिसमें कई लोग घायल हो गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में हैदराबाद में मौजूद सभी लोग शामिल होंगे और उचित कदम उठाए जाएंगे। फिल्म इंडस्ट्री के लोग इस घटना के बाद सरकार से मदद की उम्मीद करें, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो और फिल्म दर्शकों को सुरक्षित अनुभव मिल सके। वरिष्ठ वकील के वेणुगोपाल ने न्याय स्वतंत्रता पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक बार ये टिप्पणी की थी कि न्यायाधीश संसद के चौथे सदन के रूप में नहीं बैठ सकते। वेणुगोपाल के अनुसार उस समय न्यायपालिका इतनी स्वतंत्र थी कि नेहरू की ये टिप्पणी भी उन्हें ठेस पहुंचा सकती थी। उन्होंने बताया कि बावजूद इसके उस समय न्यायाधीशों ने स्वतंत्र रूप से कार्य किया और कार्यपालिका ने न्यायपालिका के कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। वेणुगोपाल ने ये भी कहा कि वो दौर न्यायपालिका की स्वतंत्रता की मिसाल था, जिसमें न्यायाधीशों ने न्याय के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाया और सरकारी दबाव के बावजूद अपने फैसले को निष्पक्ष तरीके से किया। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को बड़ा झटका देते हुए उन्हें जब्त किए गए लैपटॉप और मोबाइल फोन सहित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का डेटा कॉपी करने के लिए रोक दिया है। यह आदेश तब आया जब नवंबर में लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन और उनके रिश्तेदारों तथा कर्मचारियों के खिलाफ तलाशी अभियान चलाया गया। फ्यूचर गेमिंग के वकीलों ने कोर्ट में दलील दी कि जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से डेटा प्राप्त करना गोपनीयता और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेगा। वकीलों ने कहा कि इस तरह का कदम व्यक्तिगत अधिकारों के खिलाफ होगा और ये संविधान की सुरक्षा गारंटियों का उल्लंघन करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ईडी को हिदायत दी कि जब्त किए गए उपकरणों का डेटा बिना उचित प्रक्रिया के कॉपी नहीं किया जा सकता। इस निर्णय से ईडी की जांच की कार्रवाई पर बड़ा असर पड़ा है। हिंदुओं की घटती जनसंख्या दर को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने गंभीर चिंता व्यक्त की। उनका मानना है कि जनसंख्या वृद्धि दर का 2.1 का रिप्लेसमेंट रेशियो होना चाहिए, ताकि समाज में संतुलन बना रहे। भागवत ने कहा कि यदि ये दर इससे कम हो जाती है तो समाज के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। उनका कहना है कि हर हिंदू दंपत्ति के पास 2 से 3 बच्चे होने चाहिए, ताकि हिंदू समाज की जनसंख्या में वृद्धि बनी रहे। इस मुद्दे पर महाकुंभ में गहन चिंतन और विचार विमर्श किया जाएगा, जिसके बाद भविष्य के लिए ठोस रोड मैप तैयार किया जाएगा। ये कदम हिंदू समाज की सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। मलयालम साहित्य के दिग्गज और ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता लेखक एम.टी. वासुदेवन नायर का 91 वर्ष की आयु में केरल के कोझिकोड स्थित एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर शोक संदेश साझा करते हुए लिखा, मलयालम सिनेमा और साहित्य के सबसे सम्मानित व्यक्तियों में से एक श्री एम.टी. वासुदेवन नायर जी के निधन से दुखी हूँ। मानवीय भावनाओं की गहन खोज के साथ उनके काम ने कई पीढ़ियों को आकार दिया और आगे भी कई लोगों को प्रेरित करते रहेंगे। उन्होंने मूक और हाशिए पर पड़े लोगों को आवाज दी। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ है। ओम शांति। एम.टी. वासुदेवन नायर ने 54 से ज्यादा फिल्में लिखी और 4 राष्ट्रीय पुरस्कारों के साथ अपने क्षेत्र में अनमोल योगदान दिया। उनका निधन भारतीय साहित्य और सिनेमा के लिए एक अपूर्णीय क्षति है।
बॉलीवुड के स्टार कपल दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने इस साल क्रिसमस का त्योहार बेहद खास तरीके से मनाया। दीपिका ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर पति रणवीर सिंह और अपनी बेटी दुआ के साथ क्रिसमस सेलिब्रेशन की एक प्यारी सी तस्वीर साझा की है। दुआ का पहला क्रिसमस था और इस मौके पर उनकी तस्वीर ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। तस्वीर में दीपिका और रणवीर खुशी के साथ अपनी नन्ही बेटी दुआ के साथ नजर आ रहे हैं, जो अपने पहले क्रिसमस को बड़े ही प्यार से सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस तस्वीर ने फैंस का दिल जीत लिया और सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। फैंस इस तस्वीर पर ढेर सारी शुभकामनाएं और प्यार भेज रहे हैं। चुनाव आयोग ने विपक्ष के आरोपों पर स्पष्ट जवाब दिया कि बिना चुनाव प्रक्रिया को समझे मतदान प्रतिशत पर संदेह जताना गलत है। चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव खत्म होने के बाद सभी मतदान केंद्रों पर मौजूदा राजनीतिक दलों के एजेंटों को फॉर्म 17C मुहैया कराया जाता है, जिसमें उस बूथ पर पड़े वोटों का पूरा ब्यौरा होता है। चुनाव आयोग ने बताया कि यदि किसी को मतदान प्रतिशत में गड़बड़ी का संदेह है तो वो फॉर्म 17C से आंकड़ों का मिलान कर सकते हैं। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि इससे पहले भी चुनाव आयोग ने इस विषय पर जवाब दिया था। चुनाव आयोग ने अपने दावे को दोहराते हुए कहा कि मतदान प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और सुचारू रूप से चल रही है और किसी भी तरह की गड़बड़ी का कोई सवाल नहीं है। भारत ने एक और बड़ा कदम स्पेस टेक्नोलॉजी में बढ़ाया है। इसरो के स्पेसएक्स मिशन के तहत 2 उपग्रहों को अंतरिक्ष में डॉक करने का कार्य किया जाएगा। ये कार्य बेहद चुनौतीपूर्ण है क्योंकि इन उपग्रहों की गति एक बंदूक की गोली से 10 गुना अधिक है। इस मिशन के तहत पहले इन उपग्रहों को रोकने के लिए स्पेसक्राफ्ट का उपयोग किया जाएगा, फिर दोनों उपग्रहों को एक साथ जोड़कर पृथ्वी की कक्षा में वापस भेजा जाएगा। ये तकनीकी उपलब्धि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक नया अध्याय जोड़ने जा रही है। स्पेसएक्स मिशन भारत के लिए बड़ी उपलब्धि और अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की स्थिति को और मजबूत करेगा। इसरो का यह मिशन दुनिया के लिए एक मिसाल बनेगा जो भारत की बढ़ती अंतरिक्ष ताकत को दर्शाता है।